हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज में आपका ये अगला वीडियो है, जिसमें हम हिंदी के मोस्ट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन बी देवनागरी लिपि में, ऑप्शन सी खरोष्टी लिपि में या ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि में। तो जो हिंदी है आपकी वो किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में, यानी आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे कि कौन सा व्यंजन पा वर्ग का नहीं है। ऑप्शन ए ट, ऑप्शन बी फा, ऑप्शन सी ब या ऑप्शन डी भा। तो आपका जो ऑप्शन ए है जो यानी ट, वो आपका प वर्ग का नहीं है, वो किस वर्ग का है? ट वर्ग का है। मैंने आपको बताया है कि वर्ग आपके कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5। क वर्ग आपका हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा, ट वर्ग हो जाएगा, त वर्ग हो जाएगा और आपका प वर्ग हो जाएगा। यानी 5 वर्ग होते हैं और पांचों में 5 वर्ड होते हैं, यानी कुल 25 आपके जो व्यंजन हैं वो होते हैं। तो प फ ब भ म ये होते हैं, तो इसमें प ब भा दिया गया, लेकिन टा जो है वो आपका प वर्ग का नहीं है, वो किसका है? ट वर्ग का है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर आपका तीसरा है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। ऑप्शन ए पीला है, ऑप्शन बी चक्रपाणी है, ऑप्शन सी दूध वाला है, ऑप्शन डी नैन है। तो यहां आपका जो ऑप्शन बी है यानी चक्रपाणी वो आपका सही हो जाएगा। अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ये जो शब्द होते हैं दो शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं, यानी किसी तीसरे को विशेष बनाते हैं। यानी कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं सभी योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं। तो चक्रपाणी, चक्र है पाणी यानी हाथ में जिसके, अर्थात कौन है आपके? विष्णु। तो यहां पर आपका जो बी है वो आपका योग रूढ़ शब्द है, वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला, प्रश्न नंबर 4 है, मैं खाना खा चुका हूं तब वह आया। यह वाक्य कैसा है? ऑप्शन ए सरल वाक्य है, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य है या ऑप्शन डी संक्षिप्त वाक्य है। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है आपका सही हो जाएगा, यानी मिश्र वाक्य है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 5 है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए नदी है, ऑप्शन बी पानी है, ऑप्शन सी इलायची है या ऑप्शन डी प्यास है। तो यहां आपका जो ऑप्शन बी है यानी पानी वो आपका सही हो जाए, यानी पानी शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, हिंदी पढ़ाई थी टॉपिक जब ये मैंने आपको लिंक कि अच्छा या अच्छी करके आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाता है वो आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नदी अच्छी है या तो बोलते हैं नदी अच्छा है, यानी पानी अच्छी, ऐसा बोलेंगे पानी अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पानी शब्द है वो कैसा है? आपका पुल्लिंग है। नदी, इलायची और प्यास आपके शब्द कैसे हैं? ये आपके स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका अगला है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 3 होते हैं, ऑप्शन बी 4 होते हैं, ऑप्शन सी 5 होते हैं, ऑप्शन डी 6 होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा है हमारी वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आपकी रूढ़ होती है, ठीक है, यौगिक है, यौगिक, और आपकी नंबर 3 होती है योग रूढ़। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये आपकी संज्ञा जो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो होती है वो आपकी 3 प्रकार की होती है। लेकिन आपसे एग्जाम में ये पूछे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा बताइए, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तब ये आपकी 5 प्रकार की होती है। लेकिन अगर आपसे व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ ले तो संज्ञा आपकी 3 ही प्रकार की होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 7 है कि परिश्रम शब्द में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए गुणवाचक है, ऑप्शन बी संख्यावाचक है, ऑप्शन सी परिमाणवाचक है, ऑप्शन डी सार्वनामिक है। तो यहां आपका जो ऑप्शन ए है यानी गुणवाचक, परिश्रम क्या है? मेहनत, यानी आदमी तो है उसकी विशेषता क्या? मेहनती है, यानी परिश्रमी है, तो वहां पे आपका गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य का कारक बताइए। ऑप्शन ए संप्रदान कारक है, ऑप्शन बी कर्म कारक है, ऑप्शन सी अपादान कारक है, ऑप्शन डी करण कारक है।
तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग हो रही हो तो वहां कौन सा कारक हो जाता है? आपका अपादान कारक हो जाता है। नहीं, आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे लड़का पेड़ से गिरा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते जो हैं वो कहां से अलग हो रहे हैं? वो आपके पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो जो चीज जहां से अलग हो, जिस वस्तु से अलग हो रही है, वहां पे कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है प्रश्न नंबर 9, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए प्रधन त्येक, ऑप्शन बी प्रत्यधन एक, ऑप्शन सी प्रतिधन एक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी प्रतिधन एक वो आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक, अगर यहां पे आपकी संधि पूछ ले कि प्रत्येक में संधि कौन सी है, तो यहां आपकी कौन संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। मैंने आपको टॉपिक जब पढ़ाया है तो मैंने आपको यह भी बताया है ट्रिक कि अगर ए की मात्रा आ रही है या ओ की मात्रा आ रही है तो वहां पे संधि कौन सी होती है? तो वहां आपकी गुण स्वर संधि होती है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 10 है कि जिनमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, या ऑप्शन डी द्विगु समास। तो जिस समास का पहला पद अगर संख्यावाची है तो उसे हम कहते हैं द्विगु समास, यानी आपका ऑप्शन जो है वो डी वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है कि तरड़ी किसका पर्याय है? ऑप्शन ए युवती का है, ऑप्शन बी नदी का है, ऑप्शन सी नाम का है, ऑप्शन डी सूर्य का है। जो तरड़ी जो पर्याय आपका है वो आपका सूर्य का, यानी ऑप्शन आपका जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है उन्मूलन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए उत्थान होगा, ऑप्शन बी उत्कर्ष होगा, ऑप्शन सी रोपण होगा, या ऑप्शन डी अवनति होगा। तो उन्मूलन का आपका जो विलोम होता है वो आपका होता है रोपण, यानी ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर यही होता उन्मीलन, क्या हो जाता आपका? उन्मीलन, तो आपका क्या हो जाता? तो आपका हो जाता निमीलन। लेकिन उन्मूलन है तो आपका क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। ये आपको अच्छे से समझना है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 13 है कि कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? यानी कार्य जो है वो आपका कैसा है? तत्सम है, और इसे हमें बताना है तद्भव क्या होगा। ऑप्शन ए कार्य होगा, ऑप्शन बी काम होगा, ऑप्शन सी सेवा होगा, या ऑप्शन डी कारज होगा। तो कार्य का जो तद्भव होगा वो होगा आपका कार्य, यानी ऑप्शन आपका जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है मोर का तत्सम रूप होगा। ऑप्शन ए मयूर, ऑप्शन बी मयूर, ऑप्शन सी मोयूर, ऑप्शन डी मोर। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है यानी मयूर वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 15 है कि सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। ऑप्शन ए आओ है, ऑप्शन बी आवट है, ऑप्शन सी आहट है, या ऑप्शन डी टा है। तो सजावट में कौन सा प्रत्यय आपका? आहट प्रत्यय है। कौन सा है? आहट। सजावट आहट। अगर प्रत्यय क्या होते हैं मैंने बताया है, किसी मूल शब्द के जो पीछे जुड़ते हैं वो आपके कहलाते हैं प्रत्यय। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 16 है कि स्वयंवर शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त है। ऑप्शन ए स्व, ऑप्शन सी बी स, ऑप्शन सी स्वयं, या ऑप्शन डी सम। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी स्वयं वो आपका उपसर्ग है, और की जाए अगर मूल शब्द की बात तो वर, ये आपका क्या जाएगा? मूल शब्द कहलाएगा। स्वयं आपका उपसर्ग कहलाएगा और वर आपका मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 17 है कि शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है यानी उज्जवल जो है वो आपका इस तरीके से लिखा जाता है। हमेशा ही दोनों ही जा कैसे बनेंगे? आधे बनेंगे आपके। कैसे बनेंगे? आधे। तो आपका जो उज्जवल शब्द लिखा है वो कैसा हो जाएगा? सही। प्रश्न नंबर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 18 है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए दूरदर्शी है, ऑप्शन बी दत्त चित्त है, ऑप्शन सी कुशाग्र बुद्धि है, या ऑप्शन डी जितेंद्रिय है। तो इंद्रियों को जीतने वाले कहते हैं जितेंद्रिय। ऑप्शन आपका जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 19 है कि कान का कच्चा होना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए कम सुनना, ऑप्शन बी सुनी बात पर विश्वास करना, ऑप्शन सी दूसरे की बात मानना, या ऑप्शन डी कान कमजोर होना। तो कान का कच्चा होना का अर्थ होता है सुनी बात पर विश्वास करना, यानी कोई
आपसे कोई बात कह जाए तो आप तुरंत उसकी बात पर विश्वास कर लो, तो उसे कहते हैं कान का कच्चा होना। प्रश्न नंबर आपका 20 है कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए लज्जित होना, ऑप्शन बी कीचड़ होना, ऑप्शन सी हार मान लेना, ऑप्शन डी घड़े से नहाना। तो घड़ों पानी पड़ने को हो जाएगा आपका लज्जित होना, ऑप्शन आपका जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। गद्यांश पढ़ना है और उसके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए पढ़ते हैं। संसार में दो अचूक शक्तियां, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही महान शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र सब शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण हैं, पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण न हो। कर्म के बिना वचन, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द शक्ति महान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार है। महात्मा गांधी ने दोनों ही कठिन और अद्भुत साधना की थी। महात्मा जी का संपूर्ण जीवन उन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते थे। यही उनकी महानता का रहस्य है। यह था आपका गद्यांश। अब इससे रिलेटेड प्रश्नों को हम हल करेंगे। आपका प्रश्न नंबर 21 है कि प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। ऑप्शन बी ए अपनी कार्यकुशलता से, ऑप्शन बी अपनी सेवा भावना से, ऑप्शन सी अपने कर्म एवं वाणी से, ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने की भावना से। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है, यानी अपने कर्म एवं वाणी से सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं, सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 22 है कि जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र है। ऑप्शन ए शब्द शक्ति के रूप हैं, ऑप्शन बी शब्द शक्ति का ज्ञान कराते हैं, ऑप्शन सी शब्द शक्ति के सार्थक रूप हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है, यानी शब्द शक्ति का ज्ञान कराते हैं, वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 23 है कि गांधी जी की महानता यह थी कि वे, ऑप्शन ए जो कहते थे वही करते थे, ऑप्शन बी सदैव गरीबों की मदद करते थे, ऑप्शन सी सदैव हिंसा से अपने को दूर रखते थे। तो 23 का जो आंसर है वो ए, वो आपका सही हो जाए, जो कहते थे वही करते थे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 24 है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। यानी फूले कांस सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बोड़ाई। ऑप्शन ए उपमा अलंकार है, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन सी रूपक अलंकार है, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार है। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार, वो आपका सही हो जाएगा। यानी फूले कांस सकल मही छाई जनु, मैंने ट्रिक बताई है अलंकार में, आपको याद हो कि जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु, जहां भी आपको देखने को मिल जाए वहां आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 25 है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन बी व्याकरण विधि, ऑप्शन सी अनुवाद विधि, या ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। तो यहां आपका ऑप्शन जो 25 का डी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 26 है कि लिंग किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए हिंदी का है, ऑप्शन बी अंग्रेजी का है, ऑप्शन सी संस्कृत का है, ऑप्शन डी जर्मन है। तो जो लिंग जो शब्द है वो आपका संस्कृत भाषा का है, यानी आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 27 है अज्ञे किस पत्र के संपादक रहे हैं। ऑप्शन ए विशाल भारत के, ऑप्शन बी दैनिक सैनिक के, ऑप्शन सी दिनमान के, ऑप्शन डी ये सभी। तो अज्ञे जी जो हैं वो ये सभी, ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाए, संपादक रहे हैं। प्रश्न नंबर आपका 28 है कि यामा
के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत हैं, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा है, ऑप्शन डी मीराबाई है। तो यामा के रचयिता जो है वो महादेवी वर्मा, यानी ऑप्शन आपका जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। और इनकी ये रचना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 29 है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए पूर्णकालिक क्रिया है, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन डी अपूर्ण क्रिया है। तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, वहां पे आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, यानी आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। यानी जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य कराए, वहां कौन सी क्रिया होती है? वहां आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, यानी खुद नहीं लिख रहा है, वो लिखवा रहा है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 3 है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि द्विज शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए ब्राह्मण है, ऑप्शन बी दांत है, ऑप्शन सी पक्षी है, या ऑप्शन डी ये सभी है। तो द्विज का ब्राह्मण, दांत, पक्षी ये सभी होते हैं, तो आपका डी जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न। आज मैंने आपको 30 ही प्रश्न कराए हैं, 38 प्रश्न नहीं कराए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।